हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्रेज। सो अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एजेंडा 21 के बारे में, जिसमें अपन ने देखा था कि 21 जो मतलब अपने डिस्कशन हुआ था 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें से ही एक था जिसके बारे में अपन ने उधर लास्ट वीडियो में रीड किया था, राइट। अब अपन थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें अपन का आता है सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग। तो बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है, किस तरीके से हम रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं, है ना, किस तरीके से हमें उसे बचाना है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिनरल्स हैं और कहाँ कहाँ पर नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो हमारे कुछ स्टेट्स में कुछ चीज़ें हैं बट कुछ चीज़ों की कमी भी है, राइट। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके बात करती हूँ आपसे। सबसे पहले अपन बात करते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़। वहाँ पर मिनरल्स तो हैं, मिनरल्स बहुत सारे, वहाँ पे कोल है, बट लैग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा उसकी कमी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करूँ तो वहाँ पर भी क्या है, वाटर तो बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अपन जहाँ कहीं पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, कहीं पर मिनरल्स है, कहीं पर क्या है, कहीं पर वहाँ पे कुछ और रिसोर्सेज नहीं है, कहीं पर कुछ रिसोर्सेज है, कहीं पर कुछ रिसोर्सेज नहीं है। तो सब कुछ बैलेंस में नहीं है। अपन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे क्या चीज़ है और कहाँ पर क्या चीज़ नहीं है। तो बेसिकली मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं आपके एनसीईआरटी से। तो अगर मैं झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करूँ, झारखंड छत्तीसगढ़ में मिनरल्स हैं तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही वाटर तो है बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ का डेवलप ही नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान है, गुजरात है, अभी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, गुजरात है, राजस्थान है। यहाँ पर क्या है, सन रेज बहुत ज्यादा है, सन की सोलर एंड विंड एनर्जी तो बहुत है लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं है, मतलब वाटर की कमी है, राइट। तो वो सब चीजें भी हमारी किस में आती है, रिसोर्स प्लानिंग में किस तरीके से अपन कर सकते हैं। ऐसे कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख है, लद्दाख में क्या है, हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज तो बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, ठीक है। सम वाइटल मिनरल्स भी नहीं है वहाँ पे, ठीक। और दूसरा आता है बैलेंस। इन रिसोर्सेज को अपन को क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करके इन रिसोर्सेज को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम इनको बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम इसको बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस तरीके से हम रिसोर्स की प्लानिंग कर सकते हैं और किस तरीके से अपन उसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक स्टेप बाय स्टेप हमको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे अपन उस चीज को आगे बढ़ा सके। डज इंडिया नीड रिसोर्सेज प्लानिंग? इंडिया को नीड है कि रिसोर्स प्लानिंग की? इफ यस एंड देन व्हाई, क्यों नीड है उसको, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ स्टेट में कुछ रिसोर्सेज हैं और कुछ स्टेट में कुछ रिसोर्सेज नहीं है। तो अपन को दोनों को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है, मैंने आपको बताया राजस्थान में क्या है, सोलर और विंड एनर्जी है, राजस्थान में है, लेकिन वाटर की क्या कमी है। ऐसे ही अगर मैं पानी बात करूँ तो पानी कहीं पर ज्यादा है लेकिन और चीजों की कमी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ रिसोर्स प्लानिंग की, तो फर्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, जैसे सपोज करो अगर मैंने आपको बोला कि 10th क्लास में बोर्ड में आपको फुल मार्क्स लेकर आने, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे, राइट। सिलेबस चेक करेंगे कि सिलेबस किस तरीके से हमारा आ रहा है एग्जाम में, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट करोगे। तो ऐसे ही हमारा रिसोर्स प्लानिंग में होता है। सबसे पहले हम मैपिंग करेंगे, देखेंगे कौन सा रिसोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल है, एस्टिमेशन लगाएंगे, एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैपिंग करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेंट्री करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। जैसे अगर मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारे एग्जाम्स है और हमें एग्जाम से फुल मार्क्स लेकर आने, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेबस चेक करेंगे हमारे एग्जाम में क्या क्या चीजें आ रही हो, क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या क्या चैप्टर्स नहीं आ रहे। ऐसे ही हमारा रिसोर्स प्लानिंग में सबसे इजी टॉपिक ये है और ये 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, राइट। तो सबसे फर्स्ट ये हमारा स्टेप हो गया। सेकेंड है उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, स्किल्स क्या कौन कौन सी लगानी पड़ेगी, इंस्टीट्यूशनल कैसे, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगे, उस चीज को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। आपने सिलेबस देख लिया, अब सिलेबस देखने के बाद हम उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हमें मैपिंग करनी पड़ेगी, एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको वो सिलेबस को एग्जीक्यूट करना है, महीने भर में हमें कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 1 वीक में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, वो सारा भी हमको बनाना पड़ेगा। ऐसे ही सेम हमारा होता है रिसोर्स प्लानिंग में। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ट्रिक वाइज लर्न कर सकते हो। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब इसका करना है आपको, जो आपने मैपिंग की है, आपने जो सिलेबस इंप्लीमेंट किया है, वो उसको अपन को किससे कनेक्ट करना है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से कनेक्टेड करना है। उससे मिलता जुलता ही अपन को, उससे सपोर्ट में ही अपन को क्या करनी है, उसकी प्लानिंग करनी है रिसोर्स की, राइट। तो हमने देखा सबसे पहले अपन ने सर्वे वगैरह किया, मैपिंग की, आफ्टर दैट क्या हुआ, इम्प्लीमेंट का प्लान लेकर आए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, स्किल्स लेकर आए। इसके बाद अपन ने क्या किया, नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ ओवरऑल हमें किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है उस पर डिस्कशन करना स्टार्ट किया, उससे मैच करना स्टार्ट किया, राइट। अब आगे की साइड करते हैं। सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंस ऑफ
रिसोर्स प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, राइट। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस है रिसोर्स प्लानिंग की। तो सम रीजंस ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज। मैंने अभी आपको हमने बात की थी कि कुछ रिसोर्सेज क्या है, कहीं पर रिच है, कहीं पर बहुत ज्यादा है, और सर्टेन केसेस में क्या है, वो रिसोर्सेज बहुत कम है। तो डिपेंड ऑन कि किस कहाँ पर ज्यादा है और कहाँ पर कम है, उसके लिए अपन को प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर अपन उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो वो चीज अपन को शो ही नहीं होगी, राइट। दूसरा आता है सम रीजंस आर सेल्फ सफिशिएंट व्हाइल अदर पुअर इन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो हम खुद ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ रिसोर्सेज होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ, एक जैसे अगर हमको गाड़ी धोनी है, स्कूटी धोनी, तो अपन क्या करते हैं, वो अपन वैसे भी पोंछ सकते हैं उस गीले कपड़े से, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे 3 या 4 जो बाल्टी पानी होती है उस पर डालना स्टार्ट कर देते हैं, उससे धोना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पानी का वेस्टेज हो रहा है। तो किस तरीके से उसको बचाना है, किस तरीके से अपन उसकी इंपॉर्टेंस है, रिसोर्स प्लानिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओवर एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। हमें जितने भी ओवर जो हम यूज़ करते हैं, ग्रीडी लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा लालची लोग जो होते हैं, जो एकदम से मास कंजप्शन करके रख लेते हैं, तो वो चीज़ गलत है, हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। हमें इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, राइट। तो वो सब चीज़ें हमारी किस में आती है, इसमें आती है। तो फटाफट से एक क्विक रिकैप लेते हैं, इसको फटाफट से लर्न करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या किया, सर्टेन रिसोर्स, रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज, पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। दूसरे में क्या है, हमारा सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कैन बी अवॉइडेड, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस। किस तरीके से अपन उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि क्या रिलेशनशिप है टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, किस तरीके से वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो फर्स्ट में अगर अपन पढ़े, द अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज आल्सो रिक्वायर्ड कोरस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि रिसोर्सेज है, अब रिसोर्सेज को अपन ने क्या किया, एक रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की नीड भी होगी और इंस्टीट्यूशंस की भी नीड होगी, ठीक है। और वो जो इंस्टीट्यूशंस है और टेक्नोलॉजी को कौन बना रहा है, वो बना रहा है ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग का भी बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, ठीक है। तो किस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस की फॉर डेवलपमेंट, किसी भी रिसोर्सेज को एक यूजफुल रिसोर्सेज बनाने के लिए हमको टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन दोनों की ही नीड होती है। सेकंड इज देयर आर मेनी रीजंस ऑफ अवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। इकोनॉमिकली आपको लगता है पैसा, राइट, जहां पर इकोनॉमिक वर्ड आ रहा है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, कुछ लोग को जहां पर टेक्नोलॉजी तो मतलब है, मिनरल्स बहुत सारे हैं, इंक्लूडेड है, देयर आर मेनी रीजन, बहुत सारे ऐसे रीजन है हमारी कंट्री में जिसमें रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, ठीक है। तो इसका बेसिक पॉइंट हमारा ये अपन को याद रखना है। नेक्स्ट आता है ऑन द contrary there are some reasons which have poor resources base but they are economically developed। ये क्या है, हमारे इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है, ये क्या है, हमारे इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो कहीं पर टेक्नोलॉजी है तो कहीं पर मिनरल्स नहीं है, कहीं पर डेवलपमेंट हो गया है रिसोर्सेज का या टेक्नोलॉजी का, तो वहाँ पर अच्छा सा हमें रॉ मटेरियल है या किसी चीज़ की कमी आ रही है, राइट। तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हमें अच्छे से इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और जब हम इसकी एक बार प्लानिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हम इसको वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब अपने रिसोर्स की प्लानिंग कर ली, किस तरीके से अपन को किस तरीके से बचाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ किया बने। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, किस तरीके से हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, राइट, ठीक है, कि रिसोर्सेज को किस तरीके से अपन को इसको बचाना है, राइट। तो अपन ने देखा अभी कि अपन ने सबसे पहले रिसोर्स की प्लानिंग की, रिसोर्स को किस तरीके से अपन क्या क्या चीज़ें, कहाँ पर मिनरल ज़्यादा है, कहाँ पर मिनरल्स कम है, तो अपन ने भी वो सब डिस्कस किया था। अब अपन डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरीके से बचा सकते हैं और क्या क्या अपन किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो गांधी जी ने 2 चीज़ें कही थी, एक तो बोला था मास कंजप्शन, एक होता है मास, एक तो था हमारा मास प्रोडक्शन, ठीक है, और एक था हमारा मास कंजप्शन, ठीक है। अपन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये मास प्रोडक्शन है और मास कंजप्शन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और ये गांधी जी ने क्यों कहा था, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से हम कंजर्व करेंगे रिसोर्सेज को, तो फर्स्ट हमारा आता है अवेलेबिलिटी,
ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से रिसोर्सेज मिल रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या आएगा, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी प्लस इसके बाद आता है गुड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ठीक। तो किस तरीके से है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। अब सपोज करो ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। सपोज करो अगर हमारे पास कोई भी चीज़ आती है, अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास गुड ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं अच्छे तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आएगी, इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो क्या होगा, कोई चीज़ हम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो ये सब चीज़ें भी हमारी इसके अंदर आती है। तो गांधी जी का मानना ये था कि मास प्रोडक्शन है। जैसे हमने देखा होगा कि अमेज़न पे बहुत सारी टी शर्ट बिकती है, एक ही टी शर्ट बहुत सारे लोग पहन के बैठे हैं, ठीक है। तो उसका क्या है, प्रोडक्शन, एक ही चीज़ की जो वैरायटी वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, राइट। हम जैसे बहुत सारे कपड़े एक बार में खरीद लेते हैं, जैसे हमको इतनी नीड नहीं है लेकिन तब भी अपन उसको खरीद लेते हैं, राइट। तो वो सब भी चीज़ भी क्या है, एक मास कंजप्शन है, जिसको अपन ने क्या किया है, कंजर्व करके रख लिया है, उसका हम यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर रहे हैं, राइट। तो जितनी हमको नीड है हम उतना ही उसका यूज़ करें। जैसे गांधी जी ने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, कि हमारे इंडिया में इतने रिसोर्सेज हैं कि हमको उसकी कमी तो नहीं होगी, लेकिन अगर जो ग्रीड है, अगर वो लालची लोग उसको अगर वो ना करें, तो कंजप्ट ना करें, तो हमें क्या है, उसकी नीड है, ठीक है। अब क्या होता है, एक मास कंजप्शन, जो गांधी जी थे वो बोलते थे कि मास प्रोडक्शन करो, लोगों को जॉब दो, एम्प्लॉयमेंट दो, बट मास कंजप्शन मत करो, ठीक है। तो वो इस चीज़ को मानते थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज में क्या है, जैसे आपने देखा होगा लैंड कहाँ पे, लैंड होता क्या है, बेसिकली आप बोलोगे हम दो चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे रिसोर्सेज के चैप्टर के अंदर, एक होता है लैंड रिसोर्सेज, दूसरा पढ़ेंगे हम सॉइल रिसोर्सेज। दो ही चीज़ों के बारे में बात करिए। अब आप बोलोगे मैम लैंड और सॉइल दोनों एक जैसी तो है, उसको हम अलग अलग क्यों पढ़ेंगे, राइट। तो टॉप मोस्ट सॉइल आपने पढ़ा होगा, टॉप मोस्ट जो लेयर होती है उसकी, है ना, उसके बारे में सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से होती है। तो लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या चीज़ होती है लैंड, प्लेन्स है, माउंटेन्स है, ये सब क्या है, लैंड है, राइट। प्लेन्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, ये सब क्या है, लैंड है, राइट। जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सब किस पे हो रहा है, ये सब किस पे हो रहा है, लैंड पे हो रहा है, राइट। तो लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स है, जैसे अपन ने पढ़ा था 32.8 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया जो है वो हमारा लैंड है। तो जिसके अंदर अपन ने देखा था किस लैंड मास पर इंक्लूडेड है, किस तरीके से अपन उस पर कंजर्व कर, ओवर पॉपुलेशन हो या कुछ भी हो, अपन रहना किस पे, इसी पे रहना है, ठीक है। आगे है ट्रांसपोर्ट में भी अपन लैंड का यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, हम सब का किसका यूज़ कर रहे हैं, हम सब लैंड का ही यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि लैंड को किस पैटर्न पे डिटरमाइन किया गया था, यूजेस ऑफ लैंड, फिजिकल फैक्टर्स अपन यूज़ कर रहे हैं, राइट, सच एज टोपोग्राफीज है, क्लाइमेट है, सॉइल टाइप्स है, ये सब भी हमारा क्या है, फिजिकल फैक्टर है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन फैक्टर, इसमें अपन देखा था पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, राइट। टेक्नोलॉजिकली हम कैपेबल हैं नहीं है, कल्चरली ट्रेडिशन एक्सेट्रा इन सबको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो सब हमारी चीजें भी किस में आती हैं, ह्यूमन फैक्टर्स में आती हैं। तो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है फिजिकल फैक्टर, दूसरा होता है ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर में हमारा टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल है, ये सब चीजें आती है, और ह्यूमन फैक्टर में टेक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटी है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, ये सब हमारा ह्यूमन फैक्टर्स में आता है, ठीक है। तो बेसिकली हमको इसको लर्न करना है, ठीक। स्टार्ट न्यू टॉपिक, लैंड यूटिलाइजेशन। तो लैंड यूटिलाइजेशन में आपने देखा होगा जहाँ पर अपन रह रहे हैं, तो अपन रह किस पे रहे, लैंड पे रह रहे हैं, ठीक है। अगर अपन इस चैप्टर में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में अपन दो तरीके की चीजें पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कि लैंड और दूसरा पढ़ेंगे अपन सॉइल, दो ही तरीके के अपन इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लैंड से। आपने देखा होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि अपन इसके अंदर जिसमें पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज करो फर्स्ट नंबर पर अपन है माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स अपन के कितने परसेंट है, 30% है, राइट। और 43% अपन के क्या है, प्लेन्स, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम प्लेट्यू की बात करें, प्लेट्यू की हमारे बात करें तो कितना है हमारा 27%, ठीक है। तो माउंटेन्स है 30%, प्लेन्स है 43% एंड प्लेट्यूज है हमारे 27%। तो ये जो परसेंटेज है हमारी वो किस पे डिपेंड करती है, लैंड पे डिपेंड करती है। अब अपन लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, कैसे हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो फॉरेस्ट एंड जंगल,
ठीक है, तो जंगल है। सेकंड नंबर पे आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी बहुत सारी जो लैंड है जिस पर हम क्या कर सकते हैं, खेती बाड़ी नहीं कर सकते, जो बंजर जमीन होती है, राइट, जिस पर हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे एग्जांपल है बिल्डिंग्स है, रोड्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, तो वो सब हमारी किस पे हो रही है, वो सब हमारी बैरन एंड वेस्ट लैंड पर हो रही है। किस पे आ रही है, बैरन एंड वेस्ट लैंड, ठीक है, जिस पर अपन बहुत टाइम से खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, तो उस पर अपन क्या कराते हैं, बिल्डिंग्स बना देते हैं, इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सी चीजें हम इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस, जैसे थर्ड नंबर पे आता है अनकल्टिवेटेबल लैंड, ठीक है, इसमें होते हैं फॉलन लैंड। फॉलन लैंड का रहेगा तो अपन एग्जांपल देखें तो फॉलन लैंड क्या होती है हमारी, जिस पर खेती बाड़ी नहीं होती है एक साल तो खेती बाड़ी हुई नहीं हो उसमें, तो वहाँ क्या बोलेंगे हम, एक्सक्लूडिंग फॉलन लैंड। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जिस पर अपन क्या कर रहे हैं, ऐसी जमीन जहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, एनिमल्स को लेकर जा रहे हैं ग्रेजिंग करने के लिए, तो एनिमल्स क्या करते हैं, उसको जड़ से उखाड़ के खा रहे थे, उसको एनिमल्स को तो पता ही नहीं है कि किस तरीके से खाना, लेकिन वो क्या हो रहा है, उससे हमारी सॉइल पर इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर हमारी लैंड पे इफेक्ट पड़ रहा है। लैंड अंडर मिसनेस ट्रीज क्रॉप, ऐसे आपने बहुत जगह देखा होगा ना, ट्रीज खुद ग्रो हो रहे हैं। एक तो होता है एक फिजिकल फैक्टर से ग्रो हो रहा है, एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर से ग्रो हो रहा है, जिसको अपन लोग ग्रो कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो एक होता है कि जैसे नेट नॉट इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया हमारा क्या होता है, टोटल जो एरिया जहाँ पर हम ज्वाइन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेट का अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल जितना अपन ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है कल्टीवेटेबल वेस्ट लैंड, जो बिल्कुल वेस्ट लैंड होती है, इसमें अपन बोलते हैं जिसपे अपन ने 5 ईयर से, मतलब 5 ईयर से, वो क्या है, 5 ईयर से अपन उसको कल्टीवेटेड ही नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई चीज़ ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगी, वो आएगी हमारी कल्टीवेबल लैंड, वेस्ट लैंड के अंदर, जिसमें अपन ने बहुत टाइम से खेती बाड़ी की ही नहीं है, 5 साल हो गए अपन ने कुछ भी उस पर ग्रो नहीं किया है, तो वो हमारी इस लैंड के अंदर आएगी। अभी अपन फॉलन लैंड को उसको एक बार और पढ़ेंगे इसको कि करंट फॉलो क्या होता है, फैलो लैंड्स क्या क्या होती है। तो सबसे पहले आता है करंट फैलो। करंट फैलो वो होता है जो कि जहाँ पर 1 ईयर से, मतलब 1 ईयर हो गया आपने कुछ पे खेती बाड़ी की नहीं है, कुछ एग्रीकल्चर ग्रो ही नहीं किया, कुछ कल्टीवेटेड ही नहीं किया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करंट फैलो लैंड हो जाती है। अदर देन करंट फैलो क्या होती है, जिस पर आपने देखा 1 से लेकर पास्ट 1 to 5 ईयर एग्रीकल्चर ही नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर ईयर पे लैंड अपन ने कोई यूज ही नहीं किया, तो उसका अपन क्या बोलेंगे, अदर देन करंट फैलो। नेक्स्ट आता है नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया को अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। एक होता है टोटल, किस तरीके से अपन ग्रो कर रहे हैं, जैसे होता है ना, जैसे अपन बहुत सारे जो ऐसे क्रॉप्स होती है जिसको अपन 1 ईयर में 2 टाइम्स उस लैंड पे ग्रो कर रहे हैं। एक दूसरा होता है जिस पर अपन एक टाइम पर एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, जैसे अपन ने पढ़ा था, अपन ने मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, एक ही जैसे लैंड पे, एक ही लैंड पे अपन ने पहले उसको ग्रो कर लिया, आफ्टर दैट जैसे गन्ने की जो खेती होती है, जो शुगर के अपन ग्रो करते हैं, तो उसको 11 मंथ लगते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे पोटैटोज लेती हूँ, तो पोटैटोज में क्या होता है, उसको कम टाइम लगता है, तो अपन 2 बार उस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं। एक बार अपन ने पोटैटो कर लिया, बाकी अपन ने कुछ और कर लिया, तो अपन 2 टाइम यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा इसके अंदर आएगा। एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसको थोड़ा सा हमारा आगे डिस्कस करेंगे, जैसे अपन बात करें करंट फैलो लैंड लेस देन अप टू 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट इज अदर देन करंट फैलो मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट फैलो। अगर 1 ईयर से कम हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली फैलो। तो करंट फैलो लैंड और अदर देन करंट फैलो बोथ आर द डिफरेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है लेस देन 1 ईयर, इसमें मोर देन 1 ईयर, ठीक है। इससे होता है कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, जिसको हम बोलेंगे मोर देन 5 ईयर्स। अगर 1 ईयर से कम टाइम है तो उसको करंट फैलो बोलेंगे। अगर वो चीज, वो लैंड जो है 1 ईयर से ज्यादा उसको हो गया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 ईयर से ज्यादा का अगर टाइम है तो वो अदर करंट फैलो में आ जाएगा। अगर उसको टाइम 5 ईयर्स हो गए हैं, मोर देन 5 ईयर, तो उसको बोलेंगे कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, जिसपे अपन बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज वगैरह को बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये हमारे एग्जाम में आता है। ये तीनों जो डेफिनेशन है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे एग्जाम में आती है, ठीक है। नेट शोन एरिया, एरिया कल्टीवेटेड वंस इन अ ईयर, एग्रीकल्चर एरिया, एक एग्रीकल्चर एरिया मतलब 1 ईयर में अगर हम कोई एक ही क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड नेट शोन एरिया, उसको अपन नेट शोन एरिया कहते हैं। बट अगर मैं उसकी बात करूं, जिसे अपन ने लास्ट में पढ़ा था ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, वो उन दोनों का मिक्सचर होता है कि आपन ने क्या किया, एक ही ईयर में, मतलब एक ही साल में आपन ने 2 बार चीजों को ग्रो किया, 2 अलग अलग चीजों को ग्रो किया, वो हमारा किस में आ जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में आ जाएगा। एरिया कल्टीवेटेड मोर देन वंस इन 1 एग्रीकल्चर एरिया, उसको 2 टाइम्स अपन ने कोई चीज ग्रो कर दी, अपन मिक्स क्रॉपिंग भी कहते हैं, लेकिन मिक्स क्रॉपिंग इज अ डिफरेंट वे। बट अगर अपन ने सपोज करो सबसे पहले पोटैटो ग्रो कर लिया, उसके बाद कुछ और चीज ग्रो कर ली, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया।
अगर एक ही चीज ग्रो करे जैसे शुगर केन है, उसको अगर ओनली ग्रो किया तो दैट इज कॉल्ड नेट शोन एरिया, उसको अपन नेट शोन एरिया बोलेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अपने बोर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट इज द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज, किस तरीके से वो डिक्रीज हो रहा है, किस कारण वो डिक्रीज हो रहा है, उसको भी अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फेलो लैंड्स आर आइदर पुअर क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सच लैंड इज वेरी हाई। अब क्या होता है, अपन ने क्या किया, बहुत टाइम हो गया उसको कुछ चीज ग्रो ही नहीं किया, तो लैंड की जो फर्टिलिटी होती है, जैसे इंडिगो की स्टोरी पढ़ी थी अपन ने, तो जैसे ही अपन ने इंडिगो ग्रो किया, इंडिगो ग्रो करने के बाद क्या होता है, उसकी जो लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो चली जाती है। अब लैंड की जब फर्टिलिटी चली जाती है तो क्या होता है, तो वो जो फार्मर है उसको बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी गई तो उस पर क्या होगा, बहुत सारा अपन वो केमिकल्स वगैरह का यूज होता था, हम इंडिगो की फार्मिंग करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, ट्वाइस कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस, एक ही साल में अगर अपन 2 बार कर रहे हैं, 2 और 3 ईयर्स, अगर 2 से 3 ईयर में अगर अपन एक ग्रो कर रहे हैं कोई भी चीज को, तो उस पर डिपेंड है। इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट शोन एरिया देन द परसेंटेज ऑफ एनएसए इज इंडिया कम्स इज अबाउट 54% ऑफ रिपोर्टिंग एरिया। जब अपन नेट शोन एरिया एंड टोटल अगर अपन लगा रहे हैं, ग्रॉस वाला दोनों को अगर अपन करते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड नेट शोन एरिया दोनों की अगर अपन उस पर परसेंटेज निकाल तो 54% आती है, राइट। तो अपन की दो ये बहुत ज़्यादा मेन है जो कि हमारे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है किस तरीके से वो पैटर्न शो हो रहा है और कितना परसेंट। अब सपोज मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ पर, किसी भी एरिया में, किसी भी स्टेट में सारे मिनरल एक साथ नहीं होते, कभी किसी में किसी चीज़ की कमी होती है, कभी किसी में किसी चीज़ की कमी होती है, राइट। कहीं पर मिनरल ज़्यादा होते हैं, कहीं पर वाटर कम होता है। जैसे राजस्थान गुजरात की बात करो तो यहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत है बट वाटर की क्या है, स्कैसिटी है। नेक्स्ट अगर हम पढ़े बात करें तो इट इज़ ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। अब पंजाब और हरियाणा में 80%, मतलब 80% ज़्यादा है वेराइटी ऑफ द शोन एरिया। अगर नेट शोन एरिया की बात करें तो 80% है, और लेस देन 100% जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, तो यहाँ पर भी खेती बाड़ी क्या होती है, बहुत कम उस पर होती है, 10 लेस देन 10%। किस तरीके से हो रही है, ये क्यों हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, माउंटेन्स, और इसमें किस चीज़ का इरिगेशन हो रहा है, इससे क्या डिग्रेशन है, हम अगर क्या कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मतलब लेस हो रही है। ऐसा नहीं है होती ही नहीं है, होती तो है बट लेस हो रही है। क्यों हो रही है, इससे कुछ ना कुछ हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में पढ़ता है अपन फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, लोअर देन डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया एज इट वॉज आउटलाइंड इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। It was considered essential of the maintenance ecological balance। अपन को क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। कहीं पर कोई अपन मिनरल्स ज़्यादा है, कहीं पर क्या मिनरल्स कम है, उन दोनों को अपन को क्या करना है, बैलेंस करना। जब अपन बैलेंस कर लेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे अपन बहुत अच्छे से खेती बाड़ी, कोई भी कल्टिवेटेड कोई भी क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन इट। हज़ारों से भी ज़्यादा, लाखों, मतलब जितने लोग अपने रह रहे हैं वो सब किस पे डिपेंडेंट है, वो सब डिपेंडेंट है खेती बाड़ी पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, राइट। आफ्टर दैट वेस्ट लैंड, अगर आप सेकंड पॉइंट की बात करूँ, सबसे पहले आता है हमारा फॉरेस्ट, सेकंड इज वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड किस तरीके से होता है, इट इंक्लूडेड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया। तो ये क्या है हमारा, इस पर हम खेती बाड़ी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कोई चीज़ ग्रो ही नहीं कर सकते, क्योंकि सर इट्स अ वेस्ट लैंड। यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर एरिया पर्पसेज दैट इंक्लूड सेटलमेंट, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अब जहाँ पर अपन कोई भी चीज़ को ग्रो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर अपन क्या करा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, राइट, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे किसके अंडर में आता है, वो आता है हमारा अंडर में वेस्ट लैंड के अंडर में। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। अब कंटिन्यूस अपन क्या कर रहे हैं, उस पर ओवर ग्रेजिंग हो रही है या फिर बहुत टाइम से अपन ने यूज ही नहीं किया है, तो हमारी क्या होती है, रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेशन। लैंड डिग्रेशन को अब अपन अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थस इज अ टर्म हैज सीरियस एप्लीकेशन इन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। ये क्या है, एक सीरियस वो बन चुका है कि किस तरीके से अगर लैंड को हम यूज अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्रेशन बढ़ता जाएगा। तो कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेशन, किस तरीके से, मतलब कैसे कैसे डिग्रेशन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ओवर ग्रेजिंग। एनिमल्स जो है वो ग्रेज कर रहे हैं, जब अपन ग्रेजिंग करा रहे हैं तो उसको क्या हो रहा है, वो क्या कर जड़ से खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, लैंड को बहुत बड़ा हार्म हो रहा है, बहुत बड़ा।
एंड एक्सपेंशन ऑफ माइनिंग एंड क्वायरिंग। क्वायरिंग का मतलब होता है गड्ढा खोद के, मतलब गड्ढा खोद के माइनिंग करना। एक तो माइनिंग का पूरा प्रोसेस होता है किस तरीके से करोगे, है ना। अब एक होता है एकदम से उस पर फोकस करके उसमें कर देना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उससे भी हमारा लैंड का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है ड्यू टू माइनिंग एंड क्वायरिंग डीप स्कर्स लैंड कैन बी सीन विच लेड टू द लैंड डिग्रेडेशन। उसको बहुत डीपली अगर अपन माइन कर रहे हैं तब भी हमारी लैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है। मिनरल प्रोसेसिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अपन किस तरीके से मिनरल्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, किस तरीके से निकाल रहे हैं, किस प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। नेचुरल फैक्टर है, विंड है और एंड वाटर कॉज एरोजन ऑफ टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल है उसकी उस पर भी असर पड़ रहा है। जैसे सपोज करो ये है, इसकी जो टॉप सॉइल है इस पर भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन, मतलब लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट ये हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, जिसमें अपन क्या क्या डिग्रेडेशन हो रहा है, क्या कॉजेज है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या कॉजेज हो रहे हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। ये भी हमारा एग्जाम में आता है, ये भी हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो माइनिंग एंड क्वायरिंग की अगर बात करूँ तो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, इन सारे जो स्टेट्स हम लोग को नाम दे रखे, इन सारे एरिया में क्या हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है विद द कॉज ऑफ माइनिंग एंड क्वायरिंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब जब पानी भर जाता है ड्यू टू द ओवर इरिगेशन कॉजिंग इंक्रीज इन द सैलिनिटी एंड द एल्कलिनिटी। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवर इरिगेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इरिगेशन के साथ साथ वाटर लूपिंग भी हो रहा है, तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग एंड इरिगेशन, ठीक है। पानी भर रहा है और इरिगेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे कौन से स्टेट में हो रहा है, बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इसका कॉज है सबसे बड़ा, ठीक है। तो कहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में क्या डिग्रेडेशन का कॉज है, तो आप उनको बताना पड़ेगा ये आंसर। नेक्स्ट आता है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र एंड हिली स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरग्रेजिंग हो रही है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजिंग डिग्रेडेशन ऑफ वाटर इन्फ्लेशन ऑन द सॉइल पे किसे होता है, इन पॉकेट्स ऑल ओवर इंडिया। ये तो पूरे इंडिया में ही चल रहा है, पूरे इंडिया में ही इसका कॉज है, ठीक है। तो फटाफट से अपन लर्न करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है माइनिंग एंड क्वायरिंग, जो कि कहाँ पर हो रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, जिसको हम JCM और O कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर लॉगिंग ड्यू टू द ओवर इरिगेशन कॉजिंग, तो उसमें क्या हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। ओवरग्रेजिंग गुजरात है, राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिली स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तो ये सब हमारा इसमें आ जाएगा, और ये तो ऑल ओवर पूरे इंडिया में ही कॉज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन डिग्रेडेशन कंजर्वेशन, किस तरीके से इसको बचा सकते हैं। अभी तक तो अपन ने कॉजेस पढ़े थे कि लैंड को किस तरीके से, क्या डिग्रेडेशन, किस तरीके से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, क्या क्या कॉजेस है, वो अपन ने भी डिस्कस किया। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से अपन बचा सकते हैं, किस तरीके से अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड, जो हमारी बेसिक नीड्स है वो क्या है, हमारी बेसिक नीड्स है, हमको क्या चाहिए, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड, जो कि हमें किससे मिल रही है, लैंड से मिल रही है, राइट। ह्यूमन एक्टिविटी हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो हैव द, जिससे क्या होता है, किस तरीके से अपन को डैमेज कर रहे हैं लैंड को, ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज्यादा क्या कर रही है, उसको डैमेज कर रही है लैंड को। जैसे सपोज ओवर ग्रेजिंग है, इसको हम रोक सकते हैं इजीली, ठीक है। इरिगेशन है, जो ओवर वाटर लॉगिंग है, ठीक। सम ह्यूमन एक्टिविटी सच एज डिफॉरेस्टेशन, जिसको पेड़ को हम कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग एंड टू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली लैंड डिग्रेड। इससे क्या हो रही है, हमारी जो लैंड होती है वो क्या हो रही है, डिग्रीज हो रही है, ठीक है, डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। सबसे मेन जो हमारा कॉज है वो क्या है, हमारा डिफॉरेस्टेशन, जिससे हमारे पेड़ जो है उसको कट कर रहे हैं, उससे हमारे उससे भी फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से अपन इसको बचा सकते हैं, किस तरीके से अपन इसका ध्यान रख सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर की अगर बात करें तो अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करो, किसका, ग्रेजिंग का, कि किस तरीके से अपन उसको वो सब ग्रेज कर सकते हैं, किस तरीके से ग्रेजिंग करा सकते हैं, तो वो सब हमारा किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर बात करें प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स कंट्रोल एंड ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। तो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स, जैसे क्या होता है, जैसे ओवर ग्रेजिंग जिस तरीके से ना हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन शेल्टर का यूज भी कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ लैंड ड्यून्स एंड सैंड ड्यून्स एंड ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस हेल्प चेक
लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज, एरिड एरियाज में भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, किस तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं अपन की वेस्ट लैंड पे अपन क्या चीज़ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था करंट फैलो लैंड भी होती है, अदर करंट फैलो लैंड भी होती है। तो करंट फैलो लैंड में क्या होता है, अदर करंट फैलो लैंड में क्या होता है, जिसमें एग्रीकल्चर ग्रो ही नहीं हो रहा, अपन ने 1 ईयर हो गया कुछ भी खेती बाड़ी नहीं की है, तो वो सब हमारा इसके अंडर में आता है। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़ जो हो रही है उस पर कंट्रोल करके एक जो प्रोसेस है माइनिंग का उसका भी अपन यूज इसमें कर सकते हैं। प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, जैसे अपन ने पढ़ा था अभी पॉलिथीन के बारे में थे कि किस तरीके से नुकसान पहुंचाए। ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रीज एंड अर्बन एरियाज, जो सब अर्बन एरियाज है वहाँ पे क्या होता है ये कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये सब अर्बन एरियाज है वहाँ पर भी हम इसको रोक सकते हैं कि किस तरीके से हम जो हमारी लैंड है वो खराब ना हो, उसको हम अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज कर सके, राइट। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सॉइल।